अस्सलामुअलैकुम। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, इस चैप्टर का आज का जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। अब तक हमने पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में, जिसमें मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ाया है। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट यानी बीज और फल की नशोनुमा। बीज और फल की नशोनुमा। आपको ये मालूम है कि फर्टिलाइजेशन यानी बार आवरी के बाद एक बैजा बीज में तब्दील होता है तो एक बैजेदान फल में तब्दील होती है। ठीक है, अब हमको आज पढ़ना है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। हमको ये मालूम है कि जो बैजेदान है, बैजेदान के अंदर मौजूद बैजा, हम पढ़ चुके हैं बैजे की साख्त के बारे में। ये बैजा बाद में बीज में तब्दील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बैजे के अंदर जब डिप्लॉयड जाइगोट जुगता तैयार होता है तो ये जुगता नशोनुमा पाकर जनीन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि यहाँ पर इस जनीनी थैली में दरून तुख्म जो मौजूद होता है, ठीक है, दरून तुख्म ये इस नमू पाने वाले जनीन को ग़िज़ा मुहैया करती है। अब आपको मालूम है, आपने एनाट्रोपस ओव्यूल की साख्त के बारे में पढ़ लिया है। आपको ये भी पता है कि एक बैजे में आमतौर पर दो परतें यानी इंटेग्यूमेंट्स मौजूद होती हैं। अब अगर ये बैजा आगे बार आवरी के बाद एक बीज में तब्दील होता है तो ये इंटेग्यूमेंट्स बीज की परतों की शक्ल में भी मौजूद होंगे, जिन्हें कहा जाएगा सीड कोट। ठीक है, यही इंटेग्यूमेंट्स जो बैजे में मौजूद थी वो बीज में सीड कोट यानी कि बीजी गिलाफ की शक्ल में पाई जाती है। अब आपको ये मैंने पहले बताया था कि कुछ बैजे ऐसे होते हैं जिसमें या तो सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट मौजूद होगी, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक आउटर और दूसरी इनर यानी दो परतों पर मुश्तमिल होते हैं। अगर एक ऐसा बैजा जिसमें दो परतें मौजूद होंगी, तब ये बैजा जब बीज में तब्दील हो जाएगा तब बीज के बीजी गिलाफ में भी दो परतें मौजूद होंगी। ऐसी सूरत में बैरूनी सख्त जो गिलाफ होगा, बीजी गिलाफ, ये टेस्टा कहलाएगा, जबकि अंदरूनी पतली मुहीन झिल्ली नुमा जो परत होती है ये टेगमेन कहलाती है। ये याद रखें। ठीक है, अगर बैजे में दो परतें तो ये बैजा जब बीज में तब्दील हो जाएगा तो बीज में भी दो परतें होंगी। बीज की दोनों परतें यानी बीजी गिलाफ में बैरूनी परत टेस्टा और अंदरूनी परत टेगमेन कहलाती है। आपको ये मालूम है कि बैजे में एक छोटा सुराख मौजूद है जिसको क्या कहा जाता है? सुराखचा। जब ये बैजा बीज में तब्दील होता है तब ये सुराखचा एज इट इज़ बीज में भी मौजूद होगा और इसी सुराखचे के ज़रिए बीज के जनीन का मोल वाला हिस्सा, मोल रेडिकल मोल बाहर निकलता है। सुराखचा सिरे के यानी सुराखचा माइक्रोपाइल, बैजे में तो माइक्रोपाइल मौजूद है, लेकिन जब ये बैजा बीज में तब्दील होता है तो माइक्रोपाइल बीज में भी पाया जाता है। वो मुहीन छोटा सुराख जो बीज की नमू के दौरान या बीज की उपज के दौरान इस माइक्रोपाइल से सबसे पहले पानी या ऑक्सीजन अंदर जज्ब होगा और जब जनीन की उपज का अमल शुरू होता है तब जनीन से सबसे पहले मोल वाला हिस्सा इसी सुराखचे से बाहर निकलता है। ठीक है, अब कुछ नबातात के बैजे ऐसे होते हैं जिनमें ये जो न्यूसेलस है, ध्यान में रखिए, न्यूसेलस बैजे का सबसे दरमियानी हिस्सा, वस्ती हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूसेलस। आपको मालूम है ये न्यूसेलस कुछ नबातात
जैसे कि काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जैसे कि बीट वगैरह में न्यूसेलस का कुछ हिस्सा बीज में भी पाया जाता है। आमतौर पर हर बीज में न्यूसेलस वाला हिस्सा बाकी नहीं रहता, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें कि न्यूसेलस वाला हिस्सा भी बीज में एक पतली मुहीन परत की शक्ल में पाया जाता है। उस मुहीन परत को पेरिस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म। न्यूसेलस का बचा हुआ हिस्सा जो कि बीज में पेरिस्पर्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जनीनी थैली जो है, एम्ब्रियो सैक, जनीनी थैली में एक तरफ तो जनीन मौजूद है, दूसरी तरफ ग़िज़ाई तग़ज़ियाती नसीज दरून तुख्म मौजूद है। जब नमू पाने वाला जनीन बैज़े के अंदर तैयार होने वाली तग़ज़ियाती नसीज को मुकम्मिल तौर पर ग़िज़ा के तौर पर हासिल कर लेता है, यानी कि जब ये बैज़ा बीज में तब्दील हो जाएगा तब इस बीज में किसी किस्म का कोई दरून तुख्म वाला हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नमू पाने वाले जनीन ने अपनी नशोनुमा के दौरान सारा दरून तुख्म को ग़िज़ा के तौर पर हासिल कर लिया। तब ऐसे बीज जिनमें दरून तुख्म की मिक़दार मौजूद नहीं है, ऐसे बीज गैर दरून तुख्मी बीज यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स आल्ब्यूमिनस सीड्स कहलाते हैं। किसको बोल रहे हैं एक्स आल्ब्यूमिनस सीड्स या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किसे कह रहे हैं? जनीन की नशोनुमा के दौरान अगर अंदर मौजूद तग़ज़ियाती नसीज मुकम्मिल तौर पर इस्तेमाल कर ली जाए और नतीजतन तैयार होने वाले बीज में दरून तुख्म की कोई भी मिक़दार मौजूद ना हो, तब ऐसा बीज गैर दरून तुख्मी बीज कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है मटर, ठीक है, मटर, चना, कैस्टर यानी कि एरंडी वगैरह, ये कुछ गैर दरून तुख्मी, कैस्टर नहीं है बल्कि चना, मटर, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल, बीन वगैरह, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम गैर दरून तुख्मी बीज कहते हैं। अब उसी तरह से कुछ बीज ऐसे होते हैं, यानी बैज़े में जनीन जब नशोनुमा पाता है तो इस नशोनुमा के दौरान ये जनीन कुछ ही मिक़दार में दरून तुख्म को ग़िज़ा के तौर पर हासिल कर लेगा और नतीजतन दरून तुख्म की काफ़ी मिक़दार बीज इस बैज़े में एज इट इज़ मौजूद रहेगी और जब ये बैज़ा बीज में तब्दील होगा तब उस बीज में भी दरून तुख्म की मिक़दार इसी तरह से मौजूद होती है। तो ऐसे बीज जिनमें दरून तुख्म की मिक़दार बाकी है, ऐसे बीज दरून तुख्मी बीज कहलाते हैं। दरून तुख्मी बीज यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड या इसी को आल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है। आल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है। जैसे कि मिसाल अगर हम देखें, मिसाल है मकई, मिसाल है कैस्टर, मिसाल है कोकोनट वगैरह, ठीक है। कोकोनट में जितना लिक्विड, जिसको हम पानी, नारियल का पानी जिसे कहते हैं, दरअसल वो लिक्विड दरून तुख्म है, ये ध्यान में रखो। मकई के बीज में अगर आप दबाने के बाद छोटा सा एक पतला हिस्सा बाहर निकल आता है, दरअसल वो क्या है? जनीन है। जबकि बकिया बचा हुआ सारा हिस्सा क्या कहलाता है? वो एंडोस्पर्म होता है। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम मौजूद है, देखिए मेज़, मकई के पौधे में अगर हम देखें,
यहाँ देखिए एंडोस्पर्म की काफ़ी मकदार यहाँ पर मौजूद है। एक मुकम्मल तौर पर मैच्योर सीड बीज में एंडोस्पर्म की काफ़ी मकदार मौजूद है, क्योंकि इस जनीन की नशोनुमा के दौरान जनीन ने मुकम्मल तौर पर एंडोस्पर्म को ग़िज़ा के तौर पर हासिल नहीं किया। ठीक है, अब जब ये बैज़ा बीज में तब्दील होता है तो बीज में एंडोस्पर्म की काफ़ी मकदार यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए ऐसा बीज दरुन तुख़मी बीज कहलाता है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर बीन सीड की मिसाल लेते हैं दो दाला नबातात में। दो दाला नबातात में अगर हम गौर करें तब हमको ये पता चलता है कि ये हिस्सा जनीन का है और ये हिस्सा दरअसल कॉटिलिडन्स को ज़ाहिर करेगा। बीज पात, ये बीजी गिलाफ सीड कोट, यहाँ पर दो कॉटिलिडन्स मौजूद हैं, लेकिन दरुन तुख़मी की मकदार मौजूद नहीं है, एंडोस्पर्म की मकदार मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नमू पाने वाला जनीन अपनी नशोनुमा के दौरान मुकम्मल तौर पर तैयार शुदा एंडोस्पर्म को ग़िज़ा के तौर पर हासिल कर चुका है। इस वजह से बीज में अब एंडोस्पर्म की कोई मकदार मौजूद नहीं है, तो ऐसा बीज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएगा, गैर तरुण तुख़मी बीज या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड कहलाते हैं। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जब बैज़ा बीज में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, बैज़ा जब बीज में तब्दील होता है तो ये बैज़ा बीज में तब्दील होने के दौरान कुछ मखसूस हार्मोन्स का इखराज करता है। ठीक है, मखसूस हार्मोन का इखराज करता है। नतीजतन इन हार्मोन्स की वजह से ये बैज़ेदान आगे जाकर फल में तब्दील हो जाएगा। इस बैज़ेदान की दीवार फल की दीवार में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, फल की दीवार क्या कहलाती है? फल की दीवार के लिए बायोलॉजिकल टर्म है पेरिकार्प। कार्प फल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है पेरिकार्प, फल का सबसे मुहिती हिस्सा। ठीक है, यानी फल की दीवार पेरिकार्प, ये कहाँ से आई? बैज़ेदान की दीवार फल की दीवार में तब्दील हो गई, बैज़ेदान फल में तब्दील हो गया। ये फल की दीवार कुछ गोदेदार जो फल होते हैं जैसे कि आम है, ठीक है, आम वगैरह, ये गोदेदार फल में ये पेरिकार्प 3 परतों पर मुश्तमिल होती है। सबसे बैरूनी परत एक्सोकार्प या इपीकार्प, एक्सोकार्प या इपीकार्प सबसे बैरूनी परत। दरमियानी परत मेसोकार्प, जबकि अंदरूनी परत एंडोकार्प कहलाती है। कौन से फल में? गोदेदार फल, फ्लैशी फ्रूट्स, जिसकी मिसाल है आम। अगर हम आम का स्ट्रक्चर देखें तब हमको पता चलता है कि आम में ग्रीनिश कलर का ऊपर वाला जो छिलका है दरअसल ये इपीकार्प है। क्या है ये? इपीकार्प। दरमियान का गोदेदार जो हिस्सा है ये मेसोकार्प है, जबकि अंदरूनी सख्त ठोस हिस्सा ये एंडोकार्प कहलाता है। एंडोकार्प, जिसको हम आमतौर पर गुठली कहते हैं। ठीक है, इस सख्त एंडोकार्प को अगर आप खोल कर देखें तो आपको अंदर तब्दील शुदा बैज़ा जो बीज में तब्दील हो जाएगा ये बीज नज़र आता है। ठीक है, बीज यहाँ पर मौजूद है। तो ये बैज़ेदान फल में तब्दील हो गया और बैज़ा बीज में तब्दील हो गया। ठीक है, तो ये सारी तब्दीलियाँ कब होती हैं? फर्टिलाइजेशन या बार आवरी के बाद की तब्दीलियाँ हैं। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, यानी बीज और फल की तैयारी के लिए क्या सिग्निफिकेंस, क्या अहमियत है? बीज और फल की तैयारी की क्या अहमियत है? सबसे पहली जो अहमियत है ये है
कि फल नमू पाने वाले बीजों को तग़ज़िया देता है, क्योंकि जब हम फल काटते हैं तब उसी के अंदर हमको बीज दिखाई देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फल ना सिर्फ बीजों की हिफाजत कर रहा है, बल्कि फल बीजों को तग़ज़िया मुहैया करता है, बीजों को तग़ज़िया देता है, तग़ज़िया मुहैया करता है। अब जो बीज गैर पुख्ता हों, ये गैर पुख्ता बीजों की हिफाजत करता है। फल क्या करता है? गैर पुख्ता बीजों की अपने अंदर हिफाजत करता है, बीजों की हिफाजत का काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या अहमियत है? हमको ये मालूम है कि अगर हमको कुछ पौधे चाहिए, जिनसी तौलीद के अमल से अगर हम पौधे उगाना चाहते हैं, तब इसका मतलब ये है कि ये बीज ही एक अफ़ज़ाइशी इकाई है ताकि हम इससे पौधा हासिल कर सकें। अफ़ज़ाइशी इकाई होती है। नेक्स्ट, बीज और फल, चाहे कुछ बीज हो या और कुछ फल, ये फल एक जगह से दूसरी जगह इंतशार के लिए मखसूस साख्तें तैयार कर लेते हैं, मखसूस साख्तें तैयार करते हैं। अब आप याद रखिए, आपने कई दफ़ा ये देखा होगा कि कुछ बीज हवा में आपको उड़ते हुए नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ विंग पैटर्न या कुछ हेयर लाइक पैटर्न, इस तरह की मखसूस साख्तें ज़ाहिर होती है। ये साख्तें आखिर किस काम की आती हैं? दरअसल ये साख्तें एक बीज को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाने का काम करती हैं, बीज और फल के इंतशार में मदद करती हैं। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जब भी कोई बीज को एक मुनासिब जगह दस्तयाब होती है, तब वो बीज उस मुनासिब जगह और मुनासिब माहौल में उपजने के अमल को ज़ाहिर करता है और नतीजतन अनवा के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फैलाव में अहम किरदार अदा किया जाता है, अहम किरदार अदा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें छोटे छोटे से टर्म्स की तरह याद करना है। नेक्स्ट देखेंगे और क्या टॉपिक मौजूद हैं हमारे चैप्टर में। लास्ट टॉपिक से हमारे पास कुछ टॉपिक्स जैसे कि एपोमिक्सिस, जैसे कि नेक्स्ट हमको और एक टॉपिक जो पढ़ना है वो है डोरमेंसी। फिर दूसरा हमको पढ़ना है पार्थिनोकार्पी और पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके चैप्टर के अख्तिताम पर। सबसे पहले हम छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि डोरमेंसी, ख़ाबीदगी। क्या मतलब है ख़ाबीदगी या डोरमेंसी के बारे किसे कहते हैं? देखो, ख़ाबीदगी या डोरमेंसी का मतलब ये है, ये एक किस्म का रेस्टिंग पीरियड है, सीड का रेस्टिंग पीरियड ऑफ सीड। यानी कि ये एक ख़ाबीदा हालत होती है जिसमें के बीज अपने उपज के अमल को कुछ वक्फे के लिए रोक देता है। ये ज़रूरी भी है। क्यों? इसलिए कि जब हम कोई फल इस्तेमाल करते हैं तो उसके बीज अचानक से अपनी उपज के अमल को ज़ाहिर नहीं करते हैं, बल्कि कुछ बीजों की उपज का वक्फा तो बहुत ही ज़्यादा तवील होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग़िज़ा के तौर पर गेहूँ वगैरह, जवार वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर सोचिए कि ये बीज अपने फलों से निकलने के बाद फौरी अगर अपने उपज के अमल को ज़ाहिर कर लेते, तब वो हमको ग़िज़ा की सूरत में हासिल नहीं होते, बल्कि इनको जब तक कोई मुनासिब माहौल दस्तयाब नहीं होता तब तक ये बीज के अंदर का जनीन ख़ाबीदगी की कैफियत में होता है। इसी वजह से गेहूँ, जवार वगैरह हम सालों अपने पास स्टॉक करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको जब तक मुनासिब माहौल अगर मुहैया नहीं किया, तब तक उनका जनीन उपजने के अमल को ज़ाहिर नहीं करता।
तो ऐसी हालत बीज की खाबिदा हालत कहलाती है। ठीक है। बीज की खाबिदगी की कैफियत में नबातात आम तौर पर अपनी यानी बीज अपनी तहव्वुली सरगर्मियों को कुछ वक्फे तक रोक देता है। तहव्वुली सरगर्मियों को कुछ वक्फे तक रोक देता है। और नामवाफिक माहौलियाती हालात में ये डोरमेंसी का जो पीरियड है, जो खाबिदगी की जो कैफियत है, ये बीजों में ज़ाहिर होना बहुत ही ज़रूरी होती है। यानी बका के अमल के लिए, अपने आप को दुनिया में ज़िंदा रखने के लिए बीज में ज़ाहिर होने वाली साख्ती और अफ़ाली मुताबिक़त जिसमें बीज की नमो आर्जी तौर पर रुक जाती हो, बीज की खाबिदा हालत या बीज की खाबिदगी या डोरमेंसी कहलाती है। ठीक है। बीज में होने वाली साख्ती और अफ़ाली मुताबिक़त जिसमें बीज की नमो आर्जी तौर पर रुक जाती हो, बीज की खाबिदगी या डोरमेंसी कहलाती है। डोरमेंसी या खाबिदगी की वजह से ये बीज आर्जी तौर पर अपने नमो को यानी अपने उपज के अमल को रोक रहे हैं, और जब इनको मुनासिब माहौल दस्तयाब हो जाता है तब ये बीज अपने आप की उपज को जाहिर करेंगे, और इस तरह से क्या होगा, अनवा के फैलाव में मदद मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज में मदद मिलती है। ठीक है। इसको बीज की खाबिदगी कहा जाता है। ये हो सकता है, ये टर्म डोरमेंसी वाला ये जो टर्म है 1 मार्क के लिए पूछा जाए, मे बी पॉसिबल। व्हाट इज मीन बाय डोरमेंसी? डोरमेंसी किसे कहते हैं? यानी कि डोरमेंसी बीज की एक खाबिदा हालत है जो कि बीज में एक साख्ती और अफ़ाली मुताबिक़त को ज़ाहिर करती है, जिसकी वजह से बीज की नमो को आर्जी तौर पर रोक दिया जाता है। इस हालत को बीज की खाबिदा हालत कहा जाता है। अब सेकंड टर्म पढ़ना है हमको, एपोमिक्सिस। देखो, सबसे पहले मैं इस टर्म के मीनिंग आपको बता रही हूँ। एपो का मतलब होता है विदाउट, और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग। विदाउट मिक्सिंग, यानी कि एपोमिक्सिस का मतलब क्या है? विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, बगैर ज़वाजों के मिलाप के एम्ब्रियो यानी जनीन की तैयारी, ठीक है। अब आपको ये मालूम है, हम टोटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमको ये मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। नर कोट में नर ज़वाजे तैयार होंगे, मादा कोट में मादा ज़वाजे तैयार होंगे। नर और मादा ज़वाजों का मिलाप का अमल होगा जिसको कहा जाएगा बार आवरी। बार आवरी के अमल के बाद ही बैज़ा बीज में तब्दील होगा और बैज़ेदान फल में तब्दील होगा। लेकिन एपोमिक्सिस ये टर्म जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, यानी ना तो मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, तख्फीफी तकसीम के नतीजे में ही गैमेट्स तैयार होते हैं, आपको मालूम है ये। तो यहाँ पर गैमेट्स की तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है, मियोसिस तकसीम, तख्फीफी तकसीम की ज़रूरत ही नहीं होती। अब तख्फीफी तकसीम की ज़रूरत नहीं है यानी गैमेट्स तैयार नहीं हुए, इसका मतलब ज़वाजों के मिलाप की ज़रूरत भी नहीं है, ज़वाजों के मिलाप की ज़रूरत भी नहीं होती। इसीलिए इसको विदाउट मिक्सिंग यानी एपोमिक्सिस कहा जाता है। ना तो ज़वाजों का मिलाप का अमल हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं टर्म बार आवरी, बार आवरी का अमल भी नहीं हो रहा है, और एक बैज़ा डायरेक्ट ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जनीन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इस तरह का अमल अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये एक किस्म का असेक्सुअल गैर जिनसी तरीक़ा तौलीद है।
असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि ये गैर जिनसी तरीक़े तौलीद है, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस तख्फीफी तकसीम तो नहीं हो रही है, ना तो तख्फीफी तकसीम हो रही है, ना ही ज़वाजे तैयार हो रहे हैं, ना ही ज़वाजों का मिलाप यानी बार आवरी का अमल हो रहा है, बल्कि बग़ैर बार आवरी के रास्त तौर पर एम्ब्रियो की तैयारी ज़ाहिर हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। यानी गैर जिनसी तरीक़े तौलीद से एम्ब्रियो की तैयारी, तरीक़े तौलीद से एम्ब्रियो यानी जनीन की तैयारी एपोमिक्सिस कहलाती है। ठीक है, एपोमिक्सिस कहलाती है। अब ये सोचिए कि ये जो तैयार होने वाला जनीन है या तो एक डिप्लॉइड सेल से तैयार होगा या फिर एक हैप्लॉइड सेल से तैयार होता है।